हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट देखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड और अ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। बट इस टॉपिक को सीखने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अच्छे से समझने आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। सबसे पहले, the boiling point of a liquid is that temperature at which its vapor pressure becomes equal to the external atmospheric pressure. Boiling point किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। आइए एक एनिमेशन से इस चीज को और बढ़िया तरीके से समझते हैं। हाँ जी, तो देखिए भाई, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपने सामने है जहां पे थर्मोमीटर और उसकी रीडिंग है। प्रेजेंटली अभी ये 37 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। एक बीकर मैंने लिया हुआ है जिसमें मैंने वाटर फिल कर दिया है और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी फिट कर दिया गया है। राइट हैंड साइड पे ये जो दो बार्स आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली दे आर इंडिकेटर। द फर्स्ट वन इज इंडिकेटिंग द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अभी इस सिचुएशन में लिक्विड के सरफेस पर 1 atm प्रेशर लगा रहा है। अब 37 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का कुछ वेपर प्रेशर होगा, राइट? तो वो वेपर प्रेशर की वैल्यू यहां पर नोटेड है। सो एज यू कैन सी दैट लिक्विड की सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है और करस्पॉन्डिंगली कुछ वेपर्स यहां पे जनरेट हो रहे हैं जो वेपर प्रेशर की कुछ वैल्यू दे रहे हैं। क्लियरली इस सिचुएशन में हमें समझने आ रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इसलिए अभी तो बॉइलिंग नहीं हो रही है, बॉइलिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस। बट अगर मुझे इस वाटर को बॉइल करवाना है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? टेम्परेचर राइज करवाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने से वेपर प्रेशर राइज करेगा। वेपर प्रेशर राइज करते करते एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर भी बनेगा और जिस टेम्परेचर पे बनेगा वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहलाएगा। तो नाउ आई हैव प्लेस्ड वन बर्नर और बर्नर प्लेस करने देने के कारण वेपर्स बढ़ जाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, वेपर प्रेशर की रीडिंग बढ़ती हुई पाई जा रही है। ये ग्रीन इंडिकेटर अब पूरा फिल हो चुका है एंड अल्टीमेटली इट हैज बिकम इक्वल टू दैट ऑफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 atm। और टेम्परेचर नोट करिए किस टेम्परेचर पे हो रहा है, इट इज हैपनिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। So yes, boiling of water is taking place at 100 degrees Celsius when normal atmospheric pressure is the external pressure. तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को हम कई बार नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। अच्छा, अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर अदर देन 1 atm होता तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होता तब उसे हम सिंपली बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। बट व्हेन atmospheric pressure is normal atmospheric pressure acting externally, then that boiling point will be called as normal boiling point of water. Is it clear? तो एक और बार फिर से boiling point की definition दोहरा दी जाए। The boiling point of a liquid is that temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लिक्विड के वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करता है, इनके बीच का रिलेशन। And the relation is that boiling point of a liquid is inversely proportional to the vapor pressures of liquid at room temperatures or normal temperatures. जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली उसका बॉइलिंग पॉइंट लेसर होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आइए इस रिलेशन को एक बार समझते हैं। बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, सो वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट रही बात बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर की, तो ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिए, याद रख लीजिए। आइए इस चीज को अपन और बढ़िया तरीके से समझते हैं। सपोज मैंने आपको दो सेपरेट कंटेनर्स में लिक्विड्स दिए, आई गिव यू वन ए लिक्विड एंड बी लिक्विड। अब रूम टेम्परेचर पर ए लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो दिया गया है 0.4 atm मान लेते हैं,
और बी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है रूम टेम्परेचर पर ही वो 0.6 atm। सपोज हम इन दोनों को बॉईल करना चाह रहे हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, तो हमें बॉइलिंग करवाने के लिए इन दोनों का प्रेशर 1 atm एक्सटर्नल से बराबर करना है, वेपर प्रेशर बराबर करना है। अब देखा जाए तो 0.4 atm से ए लिक्विड को हमें 1 atm वेपर प्रेशर तक लेकर जाना है, वेरएस बी लिक्विड को हमें 0.6 atm से 1 atm वेपर प्रेशर तक लेके जाना है। क्लियरली higher temperature increase requirement will be there in A as compared to B to achieve boiling। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि A लिक्विड में हमें ज्यादा टेम्परेचर राइज करवाने की जरूरत पड़ेगी B के मुकाबले, तभी बॉइलिंग अचीव होगी। या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो A का बॉइलिंग पॉइंट B के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। तो रूम टेम्परेचर पे क्लियरली ए का वेपर प्रेशर कम था, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा निकल के आएगा। तो भाई ये चीज अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट में ये इसकी रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है। तो आइए अब सीखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है जब उस लिक्विड को सॉल्यूशन में ढाल दिया जाता है, मतलब लिक्विड में सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बना दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एट प्रेजेंट सिचुएशन देखिए, एट प्रेजेंट 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ये प्योर वाटर है, बॉइलिंग इज हैपनिंग टू इट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। अब अगर मैं इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट प्लेस कर दूं, समथिंग लाइक दिस, और डिसॉल्व करवा दूं, तो कुछ सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स सरफेस पर भी आ जाएंगे, सरफेस कवरेज ले लेंगे थोड़ा बहुत, जिसके कारण सॉल्वेंट पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स का सरफेस कवरेज कम हो जाएगा, तो उनका वेपर्स बनना कम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट एज यू कैन सी वेपर प्रेशर हैज रिड्यूस्ड। क्या इस सिचुएशन में एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर लिक्विड का सेम है? नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं दैट बॉइलिंग हैज स्टॉप्ड। नाउ 100 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर की बॉइलिंग नहीं हो रही है। तो बच्चों, क्या किया जाए ताकि ये बॉइलिंग अचीव हो सके, एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर आपस में बराबर किया जा सके? यस, यू आर थिंकिंग राइट। सर, नीचे बर्नर प्लेस कर दिया जाए, वी कैन प्लेस बर्नर, right? So on placing the burner, as you can see that more vapors have come up, so vapor pressure बढ़ता जा रहा है, vapor pressure ultimately external atmospheric pressure के बराबर हो जा रहा है, and but now you can say that yes, boiling is achieved, but temperature देखिए 101 की भी पार चला गया है, तब जाके ये सिचुएशन अचीव हो पा रही है, is it not? So now boiling is occurring for sure, but not at 100 degree Celsius, at a greater temperature. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है elevation in boiling point has taken place. तो जब वाटर था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता था, बट जब उसका सोल्यूशन बना दिया गया है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा पाया जा रहा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हैज अकर्ड। Isn't it interesting? अच्छा, सॉल्यूट का कोई भी पार्टिकल हो, चाहे कैटाइनिक हो, चाहे एनाइनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टाइप का हो, उसने सरफेस कवरेज कर दी, वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, राइट? सो यहां पर नेचर ऑफ सॉल्यूट पे कि किस टाइप का सॉल्यूट है, कैटाइनिक है कि एनाइनिक है कि ऑर्गेनिक टाइप का सॉल्यूट है, इस बात पर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन निर्भर नहीं किया। बट हां, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे जरूर निर्भरता रहेगी, क्योंकि ग्रेटर द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ग्रेटर विल बी देयर सरफेस कवरेज। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सरफेस कवरेज उतना ही कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर उतना ही कम आएगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। हेंस elevation in boiling point is a colligative property because it does not depend on what type of solute is taken,
नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैटाइनिक है कि एनाइनिक है कि ऑर्गेनिक टाइप का है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन पे जरूर डिपेंड कर रहा है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? आइए इस चीज को और अच्छे से अपन ग्राफिकली भी समझ लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी में ग्राफ के द्वारा समझाया गया है, तो लेट अस टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अभी तक जो मैंने बताया है वो देख लीजिए। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in a pure solvent, its vapor pressure is decreased. Hence, we have to make it equal to P external for boiling, so temperature is increased. Thus, boiling point increases. आइए ग्राफिकली भी समझते हैं। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, लिक्विड सॉल्वेंट का भी बढ़ेगा, और यदि सोल्यूशन का भी दे दिया जाए तो सोल्यूशन में जो प्रेजेंट लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका भी वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो पहले प्योर लिक्विड के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इस प्रकार से राइज करता हुआ पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे P0 यदि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर था, तो अब भाई टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी, एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाए। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाना चाहिए? यस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं T0B के द्वारा। इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ अब उस पानी को अगर सोल्यूशन में तब्दील कर दिया तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो उसका वेपर प्रेशर कम आएगा ना? यस। तो अब अगर सोल्यूशन की बात करें तो सेम टेम्परेचर पे पहले प्योर का यदि P0 वेपर प्रेशर होता था तो सोल्यूशन का PS वेपर प्रेशर होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और अल्टीमेटली एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा, TB टेम्परेचर जिसे हम बोल देंगे, जहां पर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाएगा। सो एज यू कैन क्लियरली सी, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था इतना, और सोल्यूशन जब वो सॉल्वेंट गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बन गया इतना, बढ़ गया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB अब हमें दिख पा रहा है। तो डेल्टा TB हम हमेशा पॉजिटिव वे में मेंशन करेंगे, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू लिखेंगे, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड कर देता, तो सॉल्यूट की प्रेजेंस और बढ़ा देता, तो क्या होता? सॉल्यूट की प्रेजेंस और बढ़ाने देने पर वेपर प्रेशर और नीचे हो जाता रूम टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। बट हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर तो बढ़ता ही सही, और फिर एज अ रिजल्ट जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट आता वो भी और बढ़ा हुआ आता। तो जितना ज्यादा आप सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड करते जाएंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीमेंट देखा जाता है। मोरओवर, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आपको LVP दिख रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो P0 माइनस PS। So this represents delta P, which is P0 minus PS. ये P0 minus PS है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा TB और डेल्टा P में भी एक रिलेशन है, LVP और डेल्टा TB में भी एक रिलेशन है। डेल्टा TB यदि छोटी वैल्यू होगी तो डेल्टा P भी छोटा वैल्यू होगा। अब यदि डेल्टा P बढ़ेगा तो डेल्टा TB भी बढ़ जाता है, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि डेल्टा P and डेल्टा TB are proportional to each other. डेल्टा TB is actually proportional to डेल्टा P. Is it clear? ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें, डेल्टा TB is proportional to डेल्टा P. जितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखा जाएगा उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी देखा जाएगा। जितना सॉल्यूट आप ऐड करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो आइए अच्छे से इस चीज को फिर से नोट कर लें, ध्यान रख लें क्या क्या सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, एक बार देख लें। सबसे पहले T0B, इट रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, then TB, it represents boiling point of solution, and then delta TB, which is
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको कैसे लिखना है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, दैट इज boiling point of solution minus boiling point of pure solvent, TB minus T naught B. It will always be written in a positive manner. delta TB की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। चलिए एक फॉर्मूला डेरिवेशन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अभी हमने ग्राफिकली ये चीज देखी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नथिंग बट P नॉट माइनस PS। अब आपको RLVP के कॉन्सेप्ट से एक फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ये जो हमारा डेल्टा P या P नॉट माइनस PS जो होता है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट? और जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केसेस में ही लेते हैं, तो इसलिए मैं डेल्टा P को लिख सकता हूं P नॉट इंटू मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, जिसमें डिनोमिनेटर को मैं लगभग मोल ऑफ A बोल सकता हूं, राइट? सो दिस डिनोमिनेटर कैन बी टेकन ऑलमोस्ट इक्वल टू मोल ऑफ A, which means delta P can be taken proportional to, because P naught is constant, proportional to NB divide by NA। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब डेल्टा P अगर NB अपॉन कैपिटल NA के प्रोपोर्शनल होगा और डेल्टा TB क्योंकि डेल्टा P के प्रोपोर्शनल है, तो आई कैन से दैट डेल्टा TB विल बी प्रोपोर्शनल टू NB अपॉन NA, राइट? तो आइए देखें भाई, तो डेल्टा TB LVP के प्रोपोर्शनल है, मतलब P नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है। अब P नॉट तो कांस्टेंट होगा क्योंकि लिक्विड इज सेम इन प्योर एज वेल एज इन द सॉल्यूशन। So delta TB will be proportional to X of solute and it will be proportional to delta P, which will be in further proportional to NB upon NA. Next up, तो delta TB NB upon NA के proportional होगा। NB को क्या लिख सकते हैं, mass divide by molar mass of solute, और NA को क्या लिख सकते हैं, mass divide by molar mass of solvent। अब solvent तो pure में और solution में same ही है, तो molar mass of solvent will remain constant, right? So what I can do is, since Ma is equal to constant, so delta TB can be taken proportional to NB upon WA. Basically proportionality में मैंने Ma को incorporate कर दिया। Okay, one more thing। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो WA है ये तो हमने ग्राम के टर्म्स में लिया हुआ था, बट प्रोपोर्शनैलिटी में अगर मैं 1000 के फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर लूं और यहां पे WA को फिर मैं kg के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि मैंने WA को जो अभी तक ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया था उसको kg में कन्वर्ट कर लिया, 1000 का जो फैक्टर आएगा वो प्रोपोर्शनैलिटी में प्लेस कर दिया क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है ना, राइट? सो डेल्टा TB proportional to NB upon WA taken in terms of kgs, and now when I introduce the constant of proportionality, then it comes out to be equal to delta TB equal to KB into NB upon WA, where WA is taken in terms of kgs. So NB upon WA is nothing but small m, molality. So delta TB will be equal to KB into small m. So dear students, this is how we find out delta TB. Elevation in boiling point को हम लिखेंगे KB times molality, KB times molality. Is it clear? अच्छा जी, KB की चर्चाएं और कर लेते हैं। तो भाई एक और बार फॉर्मूला मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, KB के लिए बात कर लेते हैं। देखो भाई, डेल्टा TB जो है वो KB इंटू M होता है। सपोज अगर मैं 1 मोलल सोल्यूशन ले लेता हूं, इफ आई टेक 1 मोलालिटी सोल्यूशन, तो इस फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए मोलालिटी की वैल्यू 1। तो जब 1 मोलल सोल्यूशन लिया जाए तो 1 मोलल सोल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वही लिक्विड की KB वैल्यू होता है। So what is KB? If molality of solution is 1 molal, then we observe that change in boiling point delta TB is equal to KB. तो 1 मोलल सोल्यूशन से संबंधित एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्योंकि ये दर्शाता है इसलिए KB का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोरओवर इट इज आल्सो नोन एज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बेसिकली एब्यूलियोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो वहीं से इंस्पायर्ड होके एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको नाम दे दिया गया है।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं या भाई केबी की यूनिट क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ केबी? सो इट इज सेट एज केल्विन केजी पर मोल और डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। क्या आप ये डेसिफर कर सकते हैं ये कैसे आया होगा? मैं बिल्कुल श्योर हूं आप कर लिए होंगे। देखिए भाई, केबी को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा टीबी अपॉन स्मॉल एम, राइट? नाउ स्मॉल एम क्या होगा, मोल पर केजी के टर्म्स में होगा, और डेल्टा टीबी जो है वो तो चेंज इन टेम्परेचर है। अब चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के टर्म्स में सेम ही रहता है, तो आप इस डेल्टा टीबी को चाहें तो डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में बात कर ले या केल्विन के टर्म्स में, और ये केजी डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, और यू कैन ऑल्सो से डिग्री सेल्सियस पर मोलल और केल्विन पर मोलल। सो दीज आर द वेरियस पॉसिबल यूनिट्स। ठीक है, ध्यान रखें एक बात का, अगर किसी की 2 केल्विन केजी पर मोल वैल्यू है केबी की, लिक्विड की, किसी लिक्विड की, तो उसकी डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल में भी 2 ही वैल्यू आएगी। क्लियर है बात ये? ओके देन नेक्स्ट, ये केबी किस पर निर्भर करता है भाई? केबी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे केबी निर्भर करता है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन का सहारा लेते हैं। सो दिस रिलेशन इज गिवन बाय समथिंग लाइक दिस एज मेंशन। सो केबी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ solvent which can be explained by the given thermodynamic relation. Kb is equal to RT naught B square divided by 1000 into latent heat of vaporization of liquid. और latent heat of vaporization generally calories per grams या joules per gram में लिखा जाता है। अगर उसको कैलोरी पर मोल या जूल पर मोल में लिखना चाहें तो वो बन जाता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के स्थान पे अगर मैं डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट करता हूं तो ये सेकेंड फॉर्मूला भी एप्लीकेबल हो जाता है। वी नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला थॉरली डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? अच्छा जी, तो यहां पर R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जिस यूनिट में लिया जाएगा उसके हिसाब से R की वैल्यू प्लेस की जाएगी। T naught B represents boiling point of pure solvent. Obviously it should be taken in terms of Kelvin. तो Kelvin के टर्म्स में आप वैल्यू प्लेस करें। एंड जो MW है ये ऑब्वियसली मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा H वेपराइजेशन इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ Kb फॉर वेरियस लिक्विड्स। और क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो Kb है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, इसलिए Kb इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट। क्लियर है बात ये? अच्छा, लेट अस फाइंड आउट Kb ऑफ वाटर। तो Kb ऑफ वाटर, और हमें ये वैल्यू याद भी रखनी है, वैल्यू ऑफ Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं खुद से? मुझे पूरा विश्वास है आप निकाल सकते हैं। आइए मैं भी बतला देता हूं आपको। तो देखिए भाई, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, आई होप सबको याद है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 540 कैलोरीज पर ग्राम। एंड एज फार एज T naught B ऑफ वाटर इज कंसर्न, T naught B जैसा कि मैंने बताया था केल्विन के टर्म्स में आपको इस फॉर्मूले में प्लेस करना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो होता है, बट केल्विन के टर्म्स में ये हो जाता है 373.15 केल्विन टू बी एग्जैक्ट, राइट? अब क्योंकि मैंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलोरी के टर्म्स में रखा है तो मुझे R की भी कैलोरी वाली वैल्यू पुट करनी चाहिए, विच इज 2, राइट? सो प्रॉपर यूनिट के साथ लिखूं तो 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो ये सारा डेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए इस फॉर्मूले में तो निकल के आ जाएगा Kb ऑफ वाटर। सो Kb ऑफ वाटर इज गिवन बाय RT naught B square, R की वैल्यू 2, T naught B 373.15 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं it comes out to be equal to 0.52 Kelvin kg per mole। अगर न्यूमेरिकल सवाल में लिक्विड एज अ सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है, वाटर एज अ लिक्विड सॉल्वेंट दिया हुआ है,
और अगर केवी का डेटा नहीं दिया हुआ है तो यू कैन यूटिलाइज दिस वैल्यू. So dear students, I hope you have really enjoyed this. I really enjoyed you teaching. So goodbye. Take care.